तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे थे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बैंक। आज हम अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा के जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे, क्या उनका ब्लूप्रिंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंकभार क्या है। तो ये अध्याय जो है वो 5 अंक का है। इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आधे नंबर का, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न है आधे नंबर का। इसमें अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे। इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न है 4 नंबर का। तो वो निबंधात्मक प्रश्न को आपको देखना होगा कि यह जो प्रश्न है वो केवल शुद्ध आर परिपथ से आ सकता है, शुद्ध एल परिपथ से आ सकता है, शुद्ध सी परिपथ से आ सकता है या फिर एल सी आर परिपथ से आ सकता है। तो देखते हैं, आज हम इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देखेंगे। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको आप पढ़ सकते हैं अपने आप। अब शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न हम देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में माध्य धारा का मान होता है। ठीक है, संपूर्ण चक्र से क्या तात्पर्य है, प्रत्यावर्ती धारा का यह संपूर्ण चक्र होता है। इस पूरे आवर्त काल में, पूरे टाइम में जितना धारा प्लस में होती है उतनी धारा माइनस में होती है। तो यहाँ जो औसत मान है यानी कि कुल धारा बट्टा कुल समय जो है, तो धारा कुल क्या हो जाएगी, यहाँ पे धारा 0 हो जाएगी। जितनी धारा प्लस में है उतनी ही धारा क्या है, उतने ही समय तक क्या रहती है, माइनस में रहती है। ये T/2 तक प्लस में, ये इस पूरे T/2 समय के लिए माइनस में इतनी रहती है। तो समान समय में ये जो समान धारा प्लस माइनस में रहती है, इसलिए जो माध्य धारा है उसका मान क्या हो जाता है, संपूर्ण चक्र के लिए 0 हो जाता है, जबकि अर्ध चक्र के लिए 0 नहीं होगा। यह होता है 2I0/π, जहाँ पे I0 क्या होगा, शिखर मान होगा। तो धनात्मक अर्ध चक्र के लिए ये धनात्मक होगा, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए ऋणात्मक होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान E0 है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। हम जानते हैं कि शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में संबंध होता है कि ERMS इक्वल टू होता है E0/√2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो हमारे भारतवर्ष में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा जो है उसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो F है वो कितना है, 50 हर्ट्ज हमारे पास है। अगर बात करें कि घरों में जो बिजली आती है वो किस विभवांतर पर आती है, वोल्टेज क्या है, तो वो होता है 220 वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतया औसत धारा का मान 0 होता है, धारा का औसत मान 0 होता है। नेक्स्ट है धारा के वर्ग का औसत मान 0 होता है। नहीं, वर्ग का औसत मान कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि वर्ग जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। औसत शक्ति क्षय 0 होता है, जरूरी नहीं है अगर R लगा हो तो शक्ति क्षय 0 नहीं होता है, केवल C या केवल L लगा हो तो शक्ति क्षय 0 होता है। तो जनरली ये बात सही नहीं है। दूसरा, वोल्टता और धारा में कलांतर 0 होता है। यह केवल तभी संभव है जब केवल क्या लगा हो, R लगा हो। तो ये भी सामान्यतया ये सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, धारा का औसत मान 0 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कि LCR श्रेणी AC परिपथ में धारा और वोल्टेज में कलांतर कितना होता है। तो जो LCR परिपथ है उसमें धारा और वोल्टेज में कलांतर हो सकता है 0 से π/2। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ये L और C और R के मानों पर डिपेंड करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है। तो देखें, जो संधारित्र के लिए जो धारितीय प्रतिघात है वो होती है 1/ωc। अगर हम दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा के लिए ओमेगा होता है 0, क्योंकि दिष्ट धारा में तो धारा चेंज ही नहीं होती, तो आवृत्ति कहाँ से होगी। तो ओमेगा 0 हो गया। तो यानी कि यहाँ हमारे पास XC हो जाएगा 1/ω0 है तो नीचे 0 आएगा, और 1/0 क्या होता है, अनंत। यानी कि दिष्ट धारा के लिए जो संधारित्र है वो अनंत प्रतिरोध देता है। इस प्रकार से ये क्या है कि दिष्ट धारा के लिए ये एक विद्युत के कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि प्रतिरोध अनंत है तो धारा उसमें से गुजरेगी नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं कि अनुनाद की स्थिति में धारा एवं वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना होता है। देखिए, अनुनाद की स्थिति में जो Z होता है वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। यानी कि यह एक प्रकार से प्रतिरोधीय परिपथ की तरह व्यवहार करता है कि शुद्ध प्रतिरोध जैसे लगाओ, और शुद्ध प्रतिरोध के लिए वोल्टता और धारा में कलांतर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ए कि अनुनाद की स्थिति में वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर होता है 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 कि श्रेणी LCR परिपथ के लिए गलत कथन कौन सा है।
देखिए सभी प्रश्नों को हम देखेंगे, हमें गलत बताना है, ध्यान रखिए, सही नहीं गलत। पहला है आरोपित विद्युत्वाहक बल एवं प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान कला में होते हैं। देखिए क्या आरोपित विद्युत्वाहक बल और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है क्या वो समान कला में होते हैं। दूसरे देखें कि आरोपित वोल्टेज और प्रेरण कुंडली पर विभवांतर के बीच π/2 कलांतर होता है। एक तो आरोपित वोल्टेज है और दूसरा प्रेरण कुंडली पर जो विभवांतर है क्या उसके बीच कलांतर π/2 होता है। नेक्स्ट क्या संधारित्र और प्रेरण कुंडली के बीच विभवांतर π/2 कलांतर होता है। क्या संधारित्र एवं प्रतिरोध पर विभवांतर के बीच π/2 कलांतर होता है। देखें जो यहाँ पे हमें गलत कथन बताना है, तो एक बार हम एलसीआर परिपथ के लिए जो बात है वो देख लें कि इस प्रकार से हमारे पास आता है कि L का जो VL इधर होता है, V इधर होता है, यानी कि प्रतिरोध के लिए V इधर होता है और VC इधर होता है। तो आप देखें कि संधारित्र और प्रतिरोध पर विभवांतर, ये संधारित्र और ये प्रतिरोध पर विभवांतर, इनके बीच कलांतर π/2 होता है, बिल्कुल π/2 कलांतर होता है, तो ये तो सही है। दूसरी ये बात करा कि संधारित्र एवं प्रेरण कुंडली पर विभवांतर, ये संधारित्र और ये प्रेरण कुंडली, इन पर विभवांतर के बीच π/2 कलांतर होता है, नहीं, इन पर तो कितना होता है, टोटल पाई कलांतर होता है संधारित्र और प्रेरण के बीच। तो ये मतलब कि गलत कथन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सही ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो इसका उत्तर होगा सी। आरोपित वोल्टेज और प्रेरण कुंडली पर विभवांतर के बीच भी कितना होता है, π/2 कलांतर होता है। और आरोपित विद्युत्वाहक बल एवं प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान कला में होते हैं, सही बात है। तो यहाँ ये हम अगला देख रहे हैं प्रश्न संख्या 9 की दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त एमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं नाप सकते क्योंकि। तो दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त एमीटर, अगर दिष्ट धारा के लिए एमीटर आप प्रयोग करे हो तो दिष्ट धारा वाला तो क्या मानता है, औसत मान मापता है ना, और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा डीसी एमीटर से प्रवाहित नहीं हो सकती, प्रवाहित तो हो सकती है। दूसरा पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्यमान 0 होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि प्रवाहित तो हो सकती है लेकिन पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्यमान क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा काल्पनिक है, जी नहीं, काल्पनिक नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती है, बिल्कुल बदलती तो है, लेकिन इसका नापने से क्या तात्पर्य है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। अगला प्रश्न संख्या 10 देखेंगे हम कि एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 6 एम्पियर है, यानी कि I0 हमें दे रखा है 6 एम्पियर, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि IRMS = I0/√2 होगा। I0 है 6, तो 6/√2, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, तो अपोन में √2। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, अपोन में भी √2 है, तो 1 √2 से 1 √2 कट गया, तो हमारे पास आएगा 3 √2। तो 3 √2 एम्पियर जो सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती मुख्य 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होगा। तो ये हमें जो मान दे रखा होता है वो IRMS मान दे रखा होता है, तो जो VRMS हमें मान दे रखा है 220 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, शिखर मान निकालना है I0, तो ये कितना होगा, VRMS × √2 होगा। तो 220 को जब आप √2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 311 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होगा, क्या 1 होगा, क्या 1/2 होगा, क्या √2 होगा या फिर 1/√2 होगा। तो देखिए शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान, तो IRMS = होता है I0/√2। तो हमें ऊपर तो क्या रखना है, शिखर मान रखना है, नीचे वर्ग माध्य मूल मान रखना है, तो इधर तो √2 को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास बचेगा I0/IRMS, यानी कि I0 और IRMS का अनुपात किसके इक्वल आया, √2 के इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे यहाँ पे सी, करेक्ट ऑप्शन हो गया √2। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की कि LCR श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होगा यदि, देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है, cos फाई होता है, और cos फाई अधिकतम कितना होता है, 1 हो सकता है। ये किस केस में होता है, जब फाई क्या हो, या तो 90 डिग्री हो प्लस का या माइनस का 90 डिग्री हो। अगर रेडियन में कहें तो +- π/2 हो।
तो ऐसा कब हो सकता है? जब या तो शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। आर के केस में हमारे पास फाई जो होता है वो क्या होता है, फाई जो होगा, अच्छा मैंने गलत बता दिया, फाई 90 होगा तो तब तो ये 0 होगा। तो कोस फाई 1 इक्वल टू होगा जब फाई इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो कलांतर 0 कब होता है? या तो शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तब 0 होता है, या अनुनाद की स्थिति में 0 होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सएल इक्वल टू एक्स होता है और जेड किसके इक्वल आ जाता है, आर के इक्वल आ जाता है। तो यानी कि शक्ति गुणांक अधिकतम कब होगा? जब अनुनाद की स्थिति होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी जब होगा तब अनुनाद की स्थिति होगी और शक्ति गुणांक कोस फाई का मान अधिकतम होगा, यानी कि 1 होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि 14वां क्वेश्चन है कि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा दे, ऐसी युक्ति का नाम बताना है जो वोल्टता को बढ़ा दे। यहाँ हमें लिखना था प्रत्यावर्ती वोल्टता, यहाँ हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता लिखना था कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं? क्या उसे प्रतिरोध कहते हैं? नहीं जी। क्या उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं? नहीं। क्या उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं? जी हाँ। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा के मान को परिवर्तित कर सकता है। अगर वो वोल्टता का मान बढ़ा देता है तो उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, वोल्टता का मान घटा देता है तो उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह डिपेंड करता है उसमें फेरों की संख्या पे। तो V1/V2 होता है N1/N2। तो फेरों की संख्या ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा कर देगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक LCR परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है। तो अनुनाद कब होता है? जब XL इक्वल टू क्या होता है, XC होता है। XL को हम लिखते हैं ओमेगा L, XC को हम लिखते हैं 1/ओमेगा C। तो ओमेगा L इक्वल टू 1/ओमेगा C, यानी कि A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यह अनुनाद की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या, लपेटों का मतलब यहाँ फेरों की संख्या है। तो फेरों की संख्या N1 दे रखी है 1000 और N2 दे रखी है 3000। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में, तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज है 80 वोल्ट, तो द्वितीयक कुंडली में के फेरों में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? तो हम पहले कह चुके हैं कि V2/V1 इक्वल टू होता है N2/N1। तो यानी कि V2 इक्वल टू हो जाएगा N2/N1 इंटू V1। तो N2 कितना है 3000, N1 कितना है 1000 इंटू V1 है 80, तो ये हो जाएगा 240 वोल्ट। तो देखें ये रहा ऑप्शन A 240 वोल्ट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर इनमें से क्या बढ़ाता है? भाई अपचाई है ये तो घटाता है ना। तो इनमें से अपचाई ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है? देखो अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को क्या करता है, एक प्रकार से देखें आप किसको बढ़ाएगा। वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ वोल्टता जो होती है V2/V1 वो तो क्या होती है, फेरों की संख्या के समानुपाती होती है, परंतु जो धारा होती है वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर अपन अपचाई ट्रांसफार्मर देखें तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टता को तो क्या करता है, कम करता है। यानी कि V2 कम होगी, N2 कम होता है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है इसलिए V2 कम होता है। लेकिन यहाँ देखें अगर N2 कम है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, I2 जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। I2 क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्योंकि ये क्या है, फेरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है तो समानुपाती होता है, और ये क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर किसको बढ़ाएगा, वोल्टता को नहीं, ये धारा को बढ़ाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव मुख्यतः है। उष्मीय प्रभाव कौन सा होता है प्रत्यावर्ती धारा का? क्या पेल्टियर होता है? नहीं। क्या थॉम्सन होता है? नहीं। इसमें होता है जूल उष्मन। तो प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, जूल उष्मन होता है, जिसमें उष्मा होती है H=I²R डेल्टा T। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि प्रतिबाधा जिसको इम्पीडेंस कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है, प्रतिबाधा का SI मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है। कि अगर आपने प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया तो दिष्ट धारा उत्पन्न होगी, ऐसा कौन सा यंत्र है, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर।
या हिंदी में उसको कहते हैं दिष्टकारी। दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो दो प्रकार के ये दिष्टकारी होते हैं। अब तो हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लिया है। अगर इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कोई आपको दिक्कत रहती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, उनका आंसर जल्द ही दिया जाएगा। नेक्स्ट हम अब रिक्त स्थानों वाले प्रश्न जो हैं उनको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। रिक्त स्थानों के प्रश्न हैं कि प्रश्न संख्या 31 है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्व व संधारित्र दोनों होते हैं तो परिपथ की परिणामी रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। भाई प्रतिरोध भी हो, प्रेरकत्व भी हो और संधारित्र भी हो तो उसको हम कहते हैं प्रतिबाधा। उसको जेड से लिखते हैं। जेड इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। नेक्स्ट 22 कि परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के होने वाली धारा को, ऐसी धारा जिसके बहने से कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता, उसको हम कहते हैं वाटहीन धारा। क्या कहते हैं? वाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा। शक्तिहीन धारा ऐसा किसमें होता है? ऐसा संधारित्र और प्रेरक में होता है, क्योंकि वहाँ पे धारा और वोल्टेज के मध्य जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री होता है और शक्ति गुणांक 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर बना एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने के काम आता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने यानी कि कम या ज़्यादा करने में काम आता है? तो ऐसा क्या होता है? उसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर है वो ये युक्ति है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर केवल वोल्टता में परिवर्तन करता है, केवल वोल्टता में परिवर्तन करता है, धारा में भी परिवर्तन करता है, परंतु वो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं करता। जो पहले आवृत्ति होगी वही क्या होगी? बाद में आवृत्ति होगी। तो ये आवृत्ति में परिवर्तन ये नहीं करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि फेजर का मान समय के साथ, जो फेजर होता है वो क्या होता है? एक प्रकार से एक सदिश हम बनाते हैं जो परिमाण में क्या होता है? आयाम को व्यक्त करता है और उसका जो कोण है वो उसकी कला को व्यक्त करता है। तो ये जो कला कोण है वो परिवर्तित हो सकता है। तो यानी कि ये फेजर का मान समय के साथ क्या रहता है? परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रत्यावर्ती परिवर्तन के पूर्ण चक्र यानी कि पूर्ण चक्र में, फुल साइकिल में धारा की वोल्टता का अधिकतम मान क्या कहलाता है? तो जो अधिकतम मान होता है उसको हम कहते हैं शिखर मान। क्या कहते हैं? शिखर मान हम कहते हैं। I0 या V0 उसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण विद्युतवाहक बल वोल्टता या धारा के मान को, क्योंकि किसी क्षण की बात कर रहा है तो वो मान होता है तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान होता है वो इस प्रकार से होता है। तात्क्षणिक मान I लिखते हैं, शिखर मान को I0 लिखते हैं और इनमें इस प्रकार का संबंध होता है ωt+5। नेक्स्ट 28 हम बात कर रहे हैं कि श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा का मान किसके बराबर होता है? अगर अनुनादी परिपथ है तो XL इक्वल टू होगा XC, यानी कि जो Z होगा प्रतिबाधा जो होगी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL और XC बराबर है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि Z इक्वल टू होगा √R स्क्वायर यानी कि इक्वल टू R। तो प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रतिबाधा का मात्रक। भाई प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट, संधारित्र किस धारा का मार्ग अवरुद्ध करता है? तो कौन सी धारा है वो? दुष्ट धारा है, ऐसा ऑप्शन में हम देख चुके हैं। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है।
नेक्स्ट 32, शुद्ध प्रेरकत्व का शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। शुद्ध प्रेरकत्व हो चाहे शुद्ध संधारित्र हो, दोनों के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इनमें वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर फाई जो होता है वो 90 डिग्री होता है, π/2 होता है, इसलिए शक्ति गुणांक कोस फाई यानी कि कोस π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों वाले प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपको इनमें कोई शंका संदेह हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।